हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए, उस मासिक क्लास पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं दिल्ली सल्तनत, और दिल्ली सल्तनत में सबसे पहला वाला वंश चल रहा है जिसका नाम है गुलाम वंश। देखिए, गुलाम वंश में हमने जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को पढ़ा, इल्तुतमिश को पढ़ा। अब उसके बाद में आज हम पढ़ेंगे रजिया। रजिया सुल्तान के बारे में आज पढ़ेंगे हम। तो देखिए, कल हमने बताया था किस तरीके से इल्तुतमिश ने जो है अपना शासन किया, एकता प्रथा चलाई, चांदी का टका तांबे का जीता चलाया, बहुत सारे काम किए। नागौर में अंतार्किन का दरवाजा बनवाया, शमसी मस्जिद बनवाई बदायूं में। उसके बाद में देखिए सिक्कों पर टकसाल के नाम अंकित कराए और बहुत सारे काम इसने किए। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण काम आता है इसका तुर्कानी चहलगानी का गठन। पूछा जाता है कई बार एग्जाम में कि बताइए दिल्ली सल्तनत में ऐसा कौन सा राजा था जिसने दल चालीसा या तुर्कानी चहलगानी का गठन किया। तो वो भी आपका आंसर क्या होता है, इल्तुतमिश। ठीक है। देखिए, लास्ट में आकर के इल्तुतमिश जो है अपने अंतिम विजय अभियान पर जाता है, जिसका अंतिम विजय अभियान होता है बमियान। देखिए, इल्तुतमिश के 4 पुत्र हुआ करते थे और एक पुत्री हुआ करती थी जिसका नाम था रजिया। जब वह बमियान विजय अभियान पर जाता है तो वहां पर उसके चारों बेटे अयोग्य घोषित हो जाते हैं और वहां पर उसकी जान कौन बचाता है, उसकी पुत्री रजिया बनाती है। तो देखिए, इल्तुतमिश के नजरों में जो है उसके बेटे अयोग्य घोषित हो जाते हैं और वह ठान लेता है कि अगला अगला जो उत्तराधिकारी होगा वो कौन होगा, रजिया होगा। रजिया होगी तो वह अपने पुत्री के नाम के सिक्के चढ़वा देता है और अपने जीते जी जो है अपना उत्तराधिकारी किसको घोषित कर देता है, रजिया को घोषित कर देता है। ठीक है। तो जैसे ही 1236 में इल्तुतमिश की मृत्यु होती है, तुरंत देखिए 1236 में मृत्यु होने के बाद में इसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज, जिसका नाम है रुकनुद्दीन फिरोज, अपने आप को सुल्तान घोषित कर देता है। देखिए, इल्तुतमिश की मृत्यु हुई 1236 में, क्योंकि ये मरा था दिल्ली में, इसलिए इसका मकबरा भी कहां पर है, इसका मकबरा भी कहां पर है, आपका मकबरा है आपका दिल्ली। देखिए, इल्तुतमिश की मृत्यु कहां पर हुई थी, दिल्ली में हुई थी। और कब हुई थी, 1236 में हुई थी। और इसका मकबरा, देखिए क्वेश्चन आया था कि स्क्रीच शैली, ये मकबरा जो है किस शैली में बना हुआ है, स्क्रीच शैली। और देखिए, दिल्ली सल्तनत में स्क्रीच शैली से बना हुआ भारत का प्रथम मकबरा माना जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ था कि बताइए भारत में स्क्रीच शैली से बनने वाला प्रथम मकबरा कौन सा है, तो वो है आपका इल्तुतमिश का मकबरा। कहां पर, दिल्ली में। ठीक है, ध्यान रखना इसको। इल्तुतमिश का मकबरा जो बना हुआ है कौन सी शैली में बना हुआ है, स्क्रीच शैली में। और कहां पर इल्तुतमिश का मकबरा, दिल्ली में है। ठीक है। देखिए, दिल्ली में जो है कुतुब मीनार के परिसर में ही जो इसका मकबरा बना हुआ है। आगे देखिए, इसकी मृत्यु के बाद में इसका बड़ा पुत्र जिसका नाम है रुकनुद्दीन फिरोज, ये जो है गद्दी पर बैठ जाता है। लेकिन जब ये गद्दी पर बैठ जाता है तो रजिया दिल्ली आती है और दिल्ली में जो है जनता से अपना न्याय मांगती है कि मेरे पिताजी ने अगला उत्तराधिकारी जो है घोषित किसको किया है, मुझे किया है, लेकिन मेरा भाई जो है मुझे धोखा देकर के गद्दी पर बैठना चाहता है। तो वहां पर जो है रजिया को जो है दिल्ली की जनता का साथ मिलता है। और जब दिल्ली की जनता का साथ मिलता है तो रुकनुद्दीन की हत्या करवाने के बाद में वो जो है रजिया राजा बन जाती है, रजिया जो है सुल्तान बन जाती है। तो देखिए, इसमें दो दल निकल के आते हैं। एक तो दल होता है दिल्ली की जनता, और दूसरी तरफ होता है देखिए दल चालीसा। वो दल चालीसा जो इल्तुतमिश ने बनाया था, दल चालीसा। देखिए, दल चालीसा और दिल्ली की जनता। अच्छा, अगर मैं कहूं कि रुकनुद्दीन फिरोज चाहे वो सुल्तान बना था, काफी कम टाइम के लिए बना था, लेकिन बना तो था। अगर ये पूछा जाए कि बताइए रुकनुद्दीन फिरोज किसकी सहायता से गद्दी पर बैठा था, तो आता है आपका दल चालीसा की। लेकिन दिल्ली का साथ किसको मिला था, रजिया को मिला था। देखिए, रजिया ने जो है लाल कपड़ा बांधकर दिल्ली की जनता से न्याय मांगी थी। कहा था कि भाई तुम दिल्ली की जनता हो और तुम ही मुझे जो है गद्दी तक पहुंचाओगे। और इसी उसमें जो है रुकनुद्दीन फिरोज की हत्या कराने के बाद में रजिया अगली सुल्तान बनती है। तो आज हम पढ़ेंगे देखिए रजिया के बारे में। आज का हेडिंग आपका रजिया।
देखिए रजिया 1236 से लेकर के और इसका जो समय है 1240 तक, 1236 से लेकर के 1240 तक राजा कौन बनता है, सुल्तान कौन बनती है, रजिया। देखिए ये दिल्ली की सुल्तान किसकी सहायता से बनी थी, तो दिल्ली के अमीरों की सहायता से। देखिए इसकी सहायता किसने की थी, सहायता की दिल्ली के अमीरों ने, दिल्ली के अमीरों ने। ये भी पूछा गया है कि रजिया सुल्तान किसकी सहायता से दिल्ली की सुल्तान बनी थी, तो दिल्ली की जनता के मतलब जो है सहायता से सुल्तान बनी थी। और देखिए दिल्ली के गद्दे पर बैठने वाली प्रथम महिला सुल्तान ही कौन मानी जाती है, रजिया सुल्तान। तो देखिए दिल्ली की एकमात्र महिला सुल्तान, एकमात्र महिला सुल्तान, एकमात्र महिला सुल्तान ही कौन है, रजिया। देखिए इससे पहले जो है दिल्ली में या पूरे भारत में अगर देखा जाए तो पर्दा प्रथा का प्रचलन था, क्योंकि जो मुस्लिम महिलाएं थी वो पर्दे में रहती थी। लेकिन जैसे ही रजिया सुल्तान की गद्दी पर बैठी, सुल्तान के पद पर बैठी, तो इसने जो है खुले मुंह दरबार में घूमना स्टार्ट कर दिया और खुले मुंह आकर के जो है टोपी पहन करके, कोट पहन करके न्याय करती थी। ये बात किसको पसंद नहीं थी, तुर्कानी चहलगानी को ये बात पसंद नहीं थी, क्योंकि भाई तुर्कानी चहलगानी जो था कट्टर मुस्लिम था और मुस्लिमों में ऐसा होता है कि कोई भी लेडीज मुंह खोलकर कहीं भी नहीं जा सकती। कहने का मतलब है पर्दे में रहना पड़ता था। तो इससे जो है इसके खिलाफ कौन आया निकल करके, इसके खिलाफ था देखिए दल चालीसा, दल चालीसा इसके खिलाफ था। ये पूछा जाए कि बताइए जब रजिया सुल्तान गद्दी पर बैठी तो इसके खिलाफ कौन था, दल चालीसा इसके खिलाफ था। क्यों खिलाफ था, क्योंकि ये पुरुषों की तरह दरबार में खुले मुंह आ जाया करती थी, जिससे उनको जो है परेशानी हुआ करती थी कि भाई यहाँ पर इस्लाम के खिलाफ है, पर्दा प्रथा। ठीक है, तो देखिए ये टोपी पहन करके जो है न्याय करती थी। ये बात किसको पसंद नहीं थी, आपकी दल चालीसा को पसंद नहीं थी। अब देखिए क्या होता है, दल चालीसा को बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसके बाद में देखिए क्या होता है आगे चल के। देखिए इसने जो है अपने दो खास सहयोगियों को जो है इनने सूबेदार नियुक्त किया। देखिए इसने जो है भटिंडा का सूबेदार, भटिंडा पड़ता पंजाब में। और देखिए भटिंडा का सूबेदार किसे बनाया, अल्तुनिया को बनाया। और देखिए बदायूं का सूबेदार देखिए बदायूं का सूबेदार इसने बनाया हैदगील को। ये भी पूछा जाता है एग्जाम में कि रजिया ने भटिंडा का सूबेदार किसको बनाया था, तो अल्तुनिया को बनाया था। और जी बदायूं का सूबेदार किसको बनाया था, हैदगील को बनाया था। देखिए इल्तुतमिश के इसने जो है एक व्यक्ति और आता निकलते हैं यहाँ पर, याकूत। देखिए याकूत कौन था, ये एक हबसी था। कौन था, ये हबसी प्रजाति का था। देखिए इल्तुतमिश के समय में जो है उसके घोड़े की देखभाल करता था। जब इल्तुतमिश अपने घोड़े पर चढ़ता था तो ये अपने हाथों पर जो है इल्तुतमिश के पैर लेकर के उसको घोड़े पर चढ़ाता था और अस्तबल का जो है ये प्रधान माना जाता था। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि याकूत इल्तुतमिश के समय कहाँ पर मतलब किस चीज का हेड था, तो ये अस्तबल का हेड बनाया हुआ था। और जब भी इल्तुतमिश घूमने के लिए जाता था घोड़े पर बैठ करके, तो ये अपने हाथों पर लेकर के उसको जो है घोड़े पर चढ़ाता था। देखिए जैसे ही इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है तो रजिया का प्रेम प्रसंग इससे हो जाता है। रजिया का कौन बन जाता है, प्रेम, यानी कि रजिया में उसमें जो है प्रेम प्रसंग हो जाता है। और रजिया इसको किस चीज का हेड बना देती है, देखिए अस्तबल का प्रधान बना देती है। रजिया ने याकूत को क्या बनाया था, अस्तबल का प्रधान बना दिया था, यानी कि एक तरह से सेनापति इसको बना दिया था। देखिए इसका नाम आता है अमीर आकूर, यानी कि अस्तबल का प्रधान कौन होता था उस समय, अमीर ए आकूर। ये भी सवाल आपका पूछा था कि बताइए रजिया ने अमीर आकूर का पद किसको दिया था, तो वो है याकूत कौन था, ये रजिया का प्रेमी था। ठीक है, अब देखिए जैसे ये बात पता चलती है दल चालीसा को,
तो दल चालीसा से नाराज होता है कि भाई एक निम्न कोटि का व्यक्ति एक अस्तबल का प्रधान यानी कि अमीर याकूत के पद पर बैठा हुआ है, तो इससे दल चालीसा पहले से ही नाराज था और फिर भी और भी नाराज हो जाता है। ये बात किसको पता चलती है? देखिए बदायूं के भटिंडा के सूबेदार अल्तुनिया को पता चलती है कि भाई दल चालीसा से कोई भी व्यक्ति यानी कि दल चालीसा को कोई भी व्यक्ति किसी नए पद पर नहीं बैठाया जा रहा है, बल्कि एक निम्न कोटि का व्यक्ति एक अच्छे पद पर बैठा दिया जा रहा है। तो इसने जो है भटिंडा में अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। ठीक है, यानी कि सबसे पहले विद्रोह किसने किया था रजिया के खिलाफ? ये किया था आपका अल्तुनिया ने। देखिए एक तरफ आपका एक और व्यक्ति निकल के आता बहराम शाह। बहराम शाह देखिए दूसरे नंबर का भाई था इसका, यानी कि सबसे बड़ा भाई था इसका रुकनुद्दीन फिरोज और दूसरा छोटा भाई था इसका बहराम शाह। देखिए बहराम शाह जो है धीरे धीरे अपना काम कर रहा था। इसने जो है जैसे ही दल चालीसा रजिया के खिलाफ हो जाता है तो ये दल चालीसा किसके शरण में पहुंच जाता है? दल चालीसा पहुंच जाता है बहराम शाह के। दल चालीसा कहां पर आ जाता है? बहराम शाह के अंडर में आ जाता है। और देखिए भटिंडे का सूबेदार अल्तुनिया भी किसकी तरफ हो जाता है? अल्तुनिया भी किसकी तरफ हो जाता है भाई? बहराम शाह के खिलाफ, बहराम शाह के पास पहुंच जाता है। यानी कि जो व्यक्ति रजिया के खिलाफ होता है वह किसकी शरण में पहुंच जाता है? बहराम शाह की। यानी कि धीरे धीरे गद्दी पर बैठने की कोशिश कौन कर रहा था? बहराम शाह कर रहा था। और बहराम शाह के कहने पर ही भटिंडा के सूबेदार अल्तुनिया ने वहां पर क्या कर दिया था? विद्रोह कर दिया था। देखिए अब क्या होता है, रजिया अपने प्रेमी के साथ याकूत यानी कि जो इसका प्रेमी याकूत था उसको लेकर के अल्तुनिया के पास जाती है, यानी कि भटिंडा के लिए निकल जाती है। जैसे ही भटिंडा के लिए निकलती है विद्रोह को दबाने के लिए, उधर से भटिंडा का सूबेदार अल्तुनिया भी आ जाता है रास्ते में। देखिए बीच रास्ते में इनमें दोनों में युद्ध होता है और इस युद्ध में जो है अल्तुनिया याकूत की क्या कर देता है? हत्या कर देता है। यानी कि इस युद्ध में जैसे ही रजिया अपने प्रेमी के साथ यानी कि अपने सेनापति याकूत के साथ भटिंडा के सूबेदार का जो दमन करने के लिए जाती है, तो भटिंडा का सूबेदार अल्तुनिया उसकी रास्ते में हत्या कर देता है और रजिया को क्या बना लेता है? वहां पर बंदी बना लेता है। देखिए जैसे ही रजिया को बंदी बनाने की खबर बहराम शाह को पड़ती है, बहराम शाह खुशी के मारे पागल हो जाता है और देखिए वहां पर जो अपने आप को राजा घोषित कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बहराम शाह अपने आप को राजा घोषित कर देता है। कब? जब पता चलता है कि अल्तुनिया ने जो है याकूत की हत्या कर दी है और रजिया को बंदी बना लिया है। लेकिन अल्तुनिया क्या करता है? देखिए अल्तुनिया इसके रजिया के सामने दो शर्त रखता है। कहता है या तो आप मुझसे शादी कर लो या फिर दिल्ली सल्तनत का मालिक मुझे बना दियो। तो देखिए क्या होता है, अल्तुनिया ने जो है दो शर्त इसके सामने रखी है, तो शादी करने की या फिर दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनाने की। ठीक है, तो यहाँ पर जो है रजिया किससे शादी कर लेती है? अल्तुनिया से शादी कर लेती है। वो देखती है कि भाई प्रेमी में मारा गया, अब शादी करनी है तो शादी करने के लिए किससे राजी हो जाती है? वो तो राजी हो जाती है अल्तुनिया से। तो कहा जाता है जो है रजिया ने शादी किससे की? रजिया ने शादी कर दी भैया अल्तुनिया से इसने शादी कर दी। अब ये बात पता चलती है किसको? बहराम शाह को। जहां भी पहले बात पता चली थी बहराम शाह को कि भाई अल्तुनिया ने रजिया को बंदी बना लिया है और वो दिल्ली की तरफ बढ़ने वाले हैं, तो इससे बहुत खुश हुआ था बहराम शाह। लेकिन बहराम शाह को जब बाद में खबर मिलती है कि भाई अल्तुनिया ने रजिया से शादी कर ली है और वो दिल्ली की तरफ आ रहे हैं, तो इसने क्या काम किया? बहराम शाह ने इधर से दल चालीसा को भेज करके उसकी रास्ते में ही हत्या करा दी। यानी कि बहराम शाह ने ही रजिया की और उसके पति अल्तुनिया की हत्या कहां पर करा देता है? कैथल में। देखिए कैथल में जो है रजिया की क्या हो जाती है? हत्या हो जाती है, क्योंकि ये मरी कैथल में, इसलिए इसका मकबरा भी कहां पर बना हुआ है? कैथल में। ठीक है, तो रजिया को मरवाने में किसका हाथ था? इसके छोटे भाई बहराम शाह का हाथ था। किस तरीके से जो है इसने हत्या करवाई थी बहराम शाह ने, और अगला राजा ही कौन बनता है? बहराम शाह बनता है। इस तरीके से जो है रजिया का चैप्टर क्लोज हो जाता है। लेकिन रजिया से 2-3 क्वेश्चन यहाँ से उठ करके आते थे। कि सबसे पहला क्वेश्चन आता है ये कि रजिया कब से कब तक राजा बनी? 1236 से लेकर के 1240 तक राजा बनी। देखिए किसकी सहायता से बनी थी? दिल्ली के अमीरों की सहायता से बनी थी। एकमात्र महिला सुल्तान थी, यानी कि दिल्ली सल्तनत में बैठने वाली एकमात्र महिला सुल्तान थी। कौन? रजिया सुल्तान। देखिए रजिया सुल्तान ने जो है पर्दा प्रथा त्याग कर खुले मुंह दरबार में प्रवेश करना स्टार्ट किया था और ये टोपी पहन करके जो है न्याय करती थी। इसलिए जो है इसको क्या कहा जाता है? बहुत ही बहादुर सुल्तान माना जाता है। ठीक है, इसके खिलाफ कौन निकल कर आया? सबसे पहले दल चालीसा निकल कर के आया। इनको ये अच्छा नहीं लगा कि भाई खुले मुंह जो है कोई
महिला शासन कर रही है, दिल्ली की गद्दी पर महिला का शासन उनको पसंद नहीं आया और इन्होंने जो है इसके खिलाफ विद्रोह कर दिया। और दल चालीसा कहां पर जाकर मिल जाता है, जाकर के बैराम शाह के पास पहुंच जाता है। देखिए एक बात और आती है, भटिंडा का सूबेदार देखिए किसको नियुक्त किया था, अल्टूनिया को नियुक्त किया। और बदायूं का सूबेदार किसको नियुक्त किया, एतकीन को। देखिए इससे भी जो है दल चालीसा नाराज हुआ कि हम में से कोई भी व्यक्ति किसी भी जगह का सूबेदार या इख्तियार नहीं बनाया जा रहा है, बल्कि अलग से कोई व्यक्ति आकर के सूबेदार बन गया है और अलग से कोई व्यक्ति आकर के जो है अस्तबल का प्रधान यानी कि अमीर अकबर बन गया है। तो इससे भी और आकर के जो है ये परेशान हो गए थे और किसकी शरण लेनी थी, जाकर के बैराम शाह की। अब देखिए जैसे ही बैराम शाह को पता चलता है कि भाई बदायूं के सूबेदार में यानी कि भटिंडा के सूबेदार ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया और एक युद्ध लड़ा गया जिसमें रजिया का प्रेमी मारा जाता है और रजिया जो है शादी कर लेती किससे, याकूब से। और जैसे ये बात बैराम शाह को पता चलती है, बैराम शाह जो है इनको रास्ते में कैथल में जो है इसकी हत्या करा देता है, क्योंकि रजिया की हत्या हुई कैथल में। कैसा होता है कि दल चालीसा जो है जाकर के पूरे इनके विश्राम गृह को घेर लेता है रास्ते में और घेरने के बाद में दल चालीसा इसकी क्या कर देती है, हत्या कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कैथल में क्या है, इसका मकबरा है और इसकी हत्या कब की कर दी गई थी, 1240 में। अब अगला राजा ही कौन बनता है, बैराम शाह। चलिए बैराम शाह के बारे में पढ़ते, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको जो है आप उतार सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता देखिए बैराम शाह। बैराम शाह देखिए आता है आपका तो 1240 से लेकर के 1242 में, मात्र 2 साल तक राजा बनता है। और देखिए जब ये राजा बनता है तो इसका जो साथ देता है, इसकी सहायता किसको कौन देता है, इसकी सहायता से बनाता है देखिए दल चालीसा, यानी कि दल चालीसा की सहायता से ये राजा बना था। ठीक है, लेकिन रजिया किसकी सहायता से राजा बनी थी, रजिया दिल्ली की जनता की सहायता से राजा बनी थी और ये बना था आपका दल चालीसा की सहायता से। ठीक है, अब देखिए जो व्यक्ति एतकीन यानी कि जो बदायूं का सूबेदार था, उस व्यक्ति को जो है बैराम शाह एक पद दे देता है जिसका नाम है नायाब ए मामलिकात। नायाब ए मामलिकात। देखिए ये सवाल 2 तरीके से पूछा जाता है। एक तरीके से ये आता कि भाई नायाब ए मामलिकात पद का सृजन किसने किया था, या नायाब ए मामलिकात को शुरुआत किसने की थी, ये पद किसने चलाया था, तो ये पद चलाया था बैराम शाह ने। और देखिए सबसे पहला नायाब ए मामलिकात किसको बनाया गया था, एतकीन को बनाया गया था। रजिया के समय कहाँ का सूबेदार था, देखिए रजिया के समय जो है एतकीन बदायूं का सूबेदार था। फिर क्या होता है देखिए, इसका मतलब होता है नायाब ए मामलिकात से औपचारिक रूप से सुल्तान बनना। कहने का मतलब यह है, ये जो एतकीन था तुर्कानी चहलगानी का ही सदस्य था और जब तुर्कानी चहलगानी का सदस्य था तो इसको जो है बैराम शाह ने कौन सा पद दे दिया, नायाब ए मामलिकात का पद दे दिया। और फिर जो है अच्छे संबंध हो गए किसके, तुर्कानी चहलगानी के, दल चालीसा के अच्छे संबंध हो गए। देखिए जब ये औपचारिक रूप से सुल्तान को घोषित हुआ तो इसका जो हस्तक्षेप मतलब ज्यादा बढ़ने लगा, सुल्तान के कार्य में हस्तक्षेप करने लगा। ये बात बैराम शाह को अच्छी नहीं लगी और बैराम शाह ने जो है इसकी हत्या करा दी। फिर बाद में इसकी हत्या कौन करा देता है भाई, इसकी हत्या करा दी किसने, बैराम शाह ने। तो ये भी पूछा जाता है कि एतकीन की हत्या किसने कराई थी, बैराम शाह ने। पहले तो उसको पद दिया, लेकिन पद देने के बाद में उसकी क्या करा दी, हत्या करा दी। ठीक है, अब देखिए ये बात पता चली तुर्कानी चहलगानी को, तो तुर्कानी चहलगानी ने जो है इसके खिलाफ विद्रोह कर दिया और उसी विद्रोह में जो है बैराम शाह की भी क्या कर दी जाती है, हत्या।
है ना। तो किस तरीके से जो है इसकी हत्या हुई, यानी कि बनाया भी किसने था, दल चालीसा ने, और हत्या भी किसने कर दी, आपकी दल चालीसा ने। क्यों कर दी, क्योंकि इनका एक साथी मार दिया गया था एतकीन किसके द्वारा, बहराम शाह के द्वारा, पता चल गई थी दल चालीसा को। तो दल चालीसा ने इसके खिलाफ विद्रोह कर दिया, और फिर उसी विद्रोह में जो है बहराम शाह की क्या कर दी गई, हत्या कर दी गई। तो इस तरीके से जो है बहराम शाह की हत्या कर दी जाती है। देखिए बहराम शाह के समय में एक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होती है। देखिए देखिए इसके समय में सेकंड अटैक, इसके समय में दूसरा अटैक होता है किसका, मंगोलों का। देखिए मंगोलों का पहला अटैक कब होता है, इल्तुतमिश के समय में होता है, ठीक है। लेकिन इल्तुतमिश के समय होता तो है, लेकिन वो दिल्ली सल्तनत पर नहीं होता। ये दिल्ली सल्तनत में होने वाला पहला अटैक है। और देखिए भारत पर, ये भारत पर दूसरा अटैक माना जाता है, लेकिन दिल्ली सल्तनत पर ये पहला अटैक माना जाता है। दिल्ली सल्तनत पर ये पहला अटैक, पहला आक्रमण माना जाता है। दो तरीके से क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर। देखिए अगर पूछा जाए कि बताइए मंगोलों का प्रथम आक्रमण कब हुआ था, किसके समय में हुआ था, तो आता है इल्तुतमिश। अगर ये पूछा जाए कि बताइए दिल्ली सल्तनत पर मंगोलाइट आक्रमण कब हुआ था, तो ये माना जाता है बहराम शाह के समय में। तो ठीक है, बहराम शाह के समय में दिल्ली सल्तनत पर पहला आक्रमण, लेकिन भारत पर दूसरा आक्रमण हुआ था किसका, मंगोल का। क्योंकि देखिए इल्तुतमिश ने वादा किया था, अगर आप जलालुद्दीन मंगवर्नी की मदद नहीं करेंगे तो मैं दिल्ली पर अटैक नहीं करूंगा। तो जैसे ही इल्तुतमिश के समय में मंगोलाई आक्रमण चंगेज खान तैमूरचीन आया था, उसने जलालुद्दीन मंगवर्नी की हत्या करके सिंध में और सिंध से ही वापस चला गया था, ठीक है। अपना वादा निभाया था चंगेज खान ने, ठीक है। तो इसी तरीके से उस समय दिल्ली पर आक्रमण होने से बच गया था। लेकिन बाद में जो है बहराम शाह के समय में ये जो है दिल्ली पर आक्रमण कर देता है। तो दिल्ली पर आक्रमण किसके समय में हुआ था, बहराम शाह के समय में हुआ था। लेकिन अगर भारत पर आक्रमण पूछा जाए तो सबसे पहले किसके समय में हुआ था, इल्तुतमिश के समय में हुआ था, ठीक है। इसको भी ध्यान रखना। अब देखिए बहराम शाह का चैप्टर होता है क्लोज। अब उसके बाद में देखिए अगला राजा बनता है मसूद शाह। अब देखिए मसूद शाह राजा बनता है, मसूद शाह के बारे में पढ़ते हैं। मसूद शाह, देखिए 1242 से लेकर के, और ये राजा बनता है देखिए 1246 तक, 1246 तक ये राजा बनता है। देखिए मसूद शाह जो है 1242 से लेकर के 1246 तक राजा बनता है। और ये अपना जो वजीर किसको नियुक्त करता है, वजीर इसका होता है कुतुबुद्दीन हसन। देखिए इसने अपना वजीर किसको बनाया, कुतुबुद्दीन। ये कुतुबुद्दीन हसन है, ये कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं है, ध्यान रखना। तो ये कुतुबुद्दीन हसन किसका वजीर नियुक्त होता है, मसूद शाह का। और देखिए इसमें जो है इसके समय में एंट्री हो जाती है बलबन की। इसने जो है बलबन को एक पद दे देता है, बलबन को बना देता है वजीर, यानी कि बलबन को एक पद देता है अमीर ए हाजिब का, अमीर ए हाजिब, ठीक है। अगर ये पूछा जाए कि बताइए दिल्ली सल्तनत में बलबन की एंट्री या बलबन का जो है आगमन तो किसके समय में होता है, तो मसूद शाह के शासन काल में होता है। मसूद शाह जो है उसको एक पद दे देता है जिसका नाम है अमीर ए हाजिब, ठीक है। इसका मतलब होता है, देखिए इसका मतलब होता है दरबारी शिष्टाचार, दरबारी शिष्टाचार का प्रमुख बना दिया जाता है। यानी कि इस पद का मतलब होता है दरबारी शिष्टाचार का प्रमुख। ये क्यों बताता हूं मैं, देखिए एक बार क्वेश्चन बना था सद्र उस्र सद्र, यानी कि सद्र उस सद्र का मतलब क्या होता है, तो उसका मतलब होता है न्याय विभाग या दान विभाग। इसी तरीके से हर पद का एक मतलब होता है। जैसे इस पद का मतलब क्या है, मेरे हाजिब का दरबारी शिष्टाचार का प्रमुख। जैसे नायाब मामी लिकास का पद का होता है, जैसा अमीर आपूर, जैसे अमीर आपूर जो होता है उसका मतलब अस्तबल का प्रधान होता है। इस तरीके से जो है हर पद का एक मतलब होता है। देखिए मसूद शाह भी तुर्कानी चहलगानी का सदस्य था, यानी कि दल चालीसा का ही सदस्य था।
अगर पूछा जाए कि मसूद शाह दिल्ली की जनता में से निकल कर आया था या तुर्काने चहलगानी का सदस्य था, तो आपका जवाब क्या होगा? तुर्काने चहलगानी का सदस्य था। देखिए इसी के समय को जो है, इसी के समय को बलबन का शांति काल कहते हैं, शांति काल कहते हैं। देखिए इसके बारे में, इसको क्यों शांति काल कहते हैं, इसका एक मतलब है। देखिए जैसे ही बलबन की जो है दिल्ली सल्तनत में एंट्री होती है, आप खुद ही सोच लीजिए, जब कोई व्यक्ति नया नया कहीं पर पहुंचता है तो वो एक तरह से शांत रहता है, लेकिन जैसे जैसे उसका वर्चस्व उस इलाके में हो जाता है तो वैसे वैसे वो अपने रूप दिखाने लगता है। तो इसी तरीके से यही जो है बलबन के साथ हुआ। जैसे ही बलबन की एंट्री जो है मसूद शाह के शासनकाल में हुई, इसने अपने सीधेपन, यानी कि इसने अपना बहुत सीधापन दिखाया इसको, और जो है सीधापन दिखाने के लिए इसको अमीर हाजिब बना दिया गया। देखिए नाम से पता चला शिष्टाचार, बहुत ही शिष्ट व्यक्ति था, ठीक है, लेकिन इसका आगे चल के पता चलता है कि कितना नालायक होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कहते हैं कि इसी के समय को बलबन का शांतिकाल कहा जाता है। क्वेश्चन आपसे पुट हो चुका है। देखिए पूछा था किसके समय को बलबन का शांतिकाल कहा जाता है, तो मसूद शाह उसमें ऑप्शन था, ठीक है। आपका राइट आंसर क्या होगा? मसूद शाह होगा। देखिए अब क्या होता है, 1246 में इसकी मृत्यु हो जाती है मसूद शाह की, और अगला राजा कौन बनता है? अगला राजा बनता है, देखिए अगला राजा बनता है नसरुद्दीन महमूद। देखिए अब पढ़ते हैं नसरुद्दीन महमूद के। यहाँ पर 2 क्वेश्चन आएंगे आपके, देखिए 2-3 क्वेश्चन यहाँ से बनने वाले हैं। पूछेगा मसूद शाह ने अपना वजीर किसको नियुक्त किया था? कुतुबुद्दीन हसन को। बलबन को कौन सी उपाधि, मतलब कौन सा एक पद दिया गया था? अमीर हाजिब का। इसका मतलब होता है दरबारी शिष्टाचार का प्रमुख। और देखिए दल चालीसा का ही सदस्य था मसूद शाह, और इसी के समय को जो है बलबन का शांतिकाल। देखिए सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये वाला है आपका, किसके समय को बलबन का शांतिकाल कहते हैं? तो उसका वो कहते हैं मसूद शाह के समय, ठीक है। अब इसका भी चैप्टर क्लोज हो गया। मसूद शाह की मृत्यु हो जाती है 1246 में। कार्यकाल इसका होता है देखिए 1242 से लेकर के 1246 तक का। अब देखिए आगे आता है नसरुद्दीन महमूद। नसरुद्दीन महमूद, देखिए इसका समय है 1246 से लेकर के 1266 तक। 1246 से लेकर 1266 तक नसरुद्दीन महमूद। देखिए नसरुद्दीन महमूद एक इतिहास का सबसे सरल और सीधा माना जाता है। कहते हैं कि इतिहास का सबसे सरल और सीधा शासक ही कौन था? नसरुद्दीन महमूद था। यानी कि सबसे सरल स्वभाव का जो सुल्तान बना था वो कौन बना था? नसरुद्दीन महमूद बना था। और ये वही है देखिए जो टोपी सीकर जीवन निर्वाह करता था। देखिए राजा क्यों बना? देखिए इसको जो है राजा बनने में किसका हाथ है? बलबन का हाथ है। इन्होंने कहा था कि जब मसूद शाह की जैसे ही मृत्यु हुई तो बलबन ने जो है इसको इसका साथ दिया, और इसके साथ से जो है बलबन के साथ से जो है क्या बन जाता है? राजा बन जाता है। देखिए बलबन को जो है एक उपाधि देता है, बलबन को उलोग खां की उपाधि देता है। उलोग खां, ये पूछा जाता है कि बताइए बलबन को उलोग खां की उपाधि कौन देता है? तो नसरुद्दीन महमूद देता है। देखिए अब क्या होता है, यहाँ पर इसे अपना किरूरा रूप दिखा देता है। यहाँ पर बलबन जैसे ही इसको उलोग खां की उपाधि मिली, इसने तुरंत क्या काम किया? राजा बनने के सपने देखे, मतलब राजा बनने का, सुल्तान बनने का जहन में ख्वाब देखा। अभी क्या होता है देखिए, इससे पहले तो ये बहुत ही सरल शांत स्वभाव का था, लेकिन जैसे ही नसरुद्दीन का समय आया, इसने सबसे पहले नसरुद्दीन के उत्तराधिकारी यानी उसके पुत्रों को अंधा करवा दिया, और अंधा करवाने के बाद में जो है इसकी भी हत्या करा दी। यानी कि बलबन ने जो है इसके बेटों को अंधा करवा दिया, बेटों को अंधा करवा करके, किसके बेटों को? नसरुद्दीन महमूद के बेटों को अंधा करवा दिया, और करवा दिया, और भैया इसकी क्या करा दी? हत्या करा दी। तो इस तरीके से जो है बलबन का थोड़ा सा भयानक रूप नसरुद्दीन महमूद के समय में आकर के मिलता है, और आगे चलने के बाद में इसका आक्रामक रोल देखने को मिलेगा। देखिए क्या होता है, यहाँ पर जैसे इसके बेटों को अंधा करवा देता है और इसकी मृत्यु करवा देता है, इसकी हत्या कर देता है नसरुद्दीन महमूद की, और अगला राजा कौन बनता है? आपका गयासुद्दीन बलबन। इतिहासकार कहते हैं कि गयासुद्दीन बलबन बहुत ही चालाक था।
इसने 20 साल प्रधानमंत्री के रूप में और लगभग 20 साल जो है सुल्तान के रूप में कार्य किया। आपने देखा भी इसकी एंट्री जो हो गई थी मसूद शाह के शासनकाल में हो गई थी। मसूद शाह के शासनकाल के बाद में नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल में भी ये रहा और फिर इसका एक अपना सुल्तान का पद भी रहेगा। ठीक है, तो आने वाला राजा ही कौन बनता है आपका? गयासुद्दीन बलबन। अब पढ़ेंगे गयासुद्दीन बलबन के बारे में। गयासुद्दीन बलबन देखिए बनता 1266 से लेकर के 1290 तक। देखिए ये 1266 से लेकर के 1290 तक तो है, लेकिन बीच में जो है 1287-88 में जो है कुछ अयोग्य शासक आ जाते हैं, जैसे कैकुबाद आ जाता है, शमसुद्दीन कैमूस आ जाता है। उनका जो इतिहासकारों ने इतना वर्णन नहीं किया है। कहते हैं कि बहुत ही कायर और बहुत ही मतलब अयोग्य शासक रहे हैं। जो गुलाम वंश में योग्य शासक हैं वो केवल गयासुद्दीन बलबन तक ही है, तो हम गयासुद्दीन बलबन तक ही पढ़ते हैं, लेकिन अंतिम शासक जरूर पढ़ते हैं जिसका नाम है शमसुद्दीन कैमूस। क्योंकि पूछता है कि बताइए गुलाम वंश का सबसे पहला शासक कौन है, तो इसमें दो तरीके से क्वेश्चन आते हैं। अगर संस्थापक पूछेगा तो कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन वास्तविक संस्थापक पूछेगा तो आपका इल्तुतमिश। क्यों है ऐसा? क्योंकि देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है सिपह सालार की उपाधि धारण की थी, न कि सुल्तान की। लेकिन दिल्ली का वास्तविक सुल्तान कौन बना था? इल्तुतमिश बना था, क्योंकि उसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आते हैं गयासुद्दीन बलबन के लिए। 1266 से लेकर के 1290 तक शासन करता है। और देखिए इसने सबसे पहले इसने काम किया था, देखिए तो दल चालीसा अब तक दिल्ली सल्तनत में जो है एक वफादारी प्ले करता हुआ आया था, उसी का ही अंत कौन कर देता है? गयासुद्दीन बलबन कर देता है। वो दल चालीसा जिसकी शुरुआत इल्तुतमिश ने की थी, लेकिन आगे आने के बाद में जो है गयासुद्दीन बलबन इसको पूरी तरीके से नष्ट कर देता है। तो देखिए सबसे पहला काम ही क्या करता है? दल चालीसा का अंत यानी कि तुर्कानी चहलगामी का अंत कर देता है। किस तरीके से अंत करता है? देखिए दल चालीसा को एक मिशन पर भेजता है कि जाइए उस मिशन को पूरा करके आइए, और पीछे से अपनी सेना भेज देता है और सेना से जो है दल 40 के 40 मतलब जो है तुर्कानी चहलगामी मरवा देता है, यानी कि 40 के 40 की हत्या करवा देता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है गयासुद्दीन बलबन दल चालीसा का अंत कर देता है। अंत करने के बाद में देखिए क्या करता है? सजदा एवं पोपोस, सजदा एवं नहीं, इससे पहले देखो एक बात और है, यानी कि जैसे ही दल चालीसा का अंत करता है, इससे दिल्ली की जनता नाराज हो जाती है, कहती है ये तो दिन दहाड़े हत्या करवा रहा है। जैसे ही दिल्ली की जनता ने इसके खिलाफ विद्रोह किया, तो विद्रोह करने के पहले इसने क्या काम कर दिया? देखिए इसने एक नीति चलाई जिसका नाम है लोह एवं रक्त की नीति। लोह एवं रक्त की नीति, ये क्या होता है लोह एवं रक्त की नीति? देखिए इसने कहा था जो भी व्यक्ति मेरे खिलाफ विद्रोह करेगा उसको जो है उसका सर कलम कर दिया जाएगा, और जो है लोह एवं रक्त की नीति से उसका जो है अंत कर दिया जाएगा। जिससे क्या हुआ? दिल्ली की जनता में डर बैठ गया और कोई भी इसके खिलाफ बगावत नहीं कर पाया। ठीक है, तो यही पूछा जाता है कि लोह एवं रक्त की नीति किसने चलाई थी? तो गयासुद्दीन बलबन ने चलाई थी। उसके बाद में देखिए इसने सिजदा एवं पोबोस को स्टार्ट किया। ये क्या होता है सिजदा एवं पोबोस? देखिए जो व्यक्ति सुल्तान के सामने आएगा सबसे पहले उसको सजदा करेगा और उसके लेट करके पैर चूमेगा। ठीक है, लेकिन आगे जाने के बाद औरंगजेब जो है इसको बंद करवा देता है, सिजदा एवं पोबोस की नीति को बंद करवा देता है। वो कहता है कि भाई सजदा तो केवल खुदा के सामने होता है, किसी भी बंदे के सामने कोई भी सजदा नहीं करेगा। लेकिन अगर पूछा जाए कि बताइए सिजदा एवं पोबोस की नीति किसने स्टार्ट की थी? तो गयासुद्दीन बलबन ने स्टार्ट की थी, लेकिन अंत किसने किया था इसका? औरंगजेब ने किया था। ठीक है, वो आगे पढ़ेंगे औरंगजेब के बारे में। तो सिजदा क्या था? उसके सामने सिजदा करना, यानी कि सुल्तान के सामने सिजदा करना, और उसके लेट करके उसको पैरों को छूना ही क्या कहलाता है? सिजदा एवं पोबोस कहलाता है। ठीक है, उसके बाद में देखिए इसने जो है दल चालीसा का अंत किया, लोहे एवं रक्त की नीति चलाई और सिजदा एवं पोबोस का शुरू किया। देखिए इसमें जो है एक पारसी त्योहार था, पारसी त्योहार जिसका नाम था नवरोज। देखिए पारसी त्योहार नवरोज को शुरू करने वाला भी कौन है? आपका बलबन है। तो 3-4 काम आपके गयासुद्दीन बलबन के समय के आते हैं।
पहला 10-40 का अंत, लोहे को व्यक्त की नीति, सिजदा एवं प्रबोध को शुरुआत, और पारसी जो है नरोज को बनाना भी किसने स्टार्ट किया था? गयासुद्दीन बलबन ने किया था। लेकिन इन दोनों का अंत कौन करता है आगे चल करके? औरंगजेब करता है। ठीक है, औरंगजेब जो है जिंदा पीर माना जाता है, कट्टर मुस्लिम था। ये कोई भी ऐसा काम नहीं करता था जो कुरान के खिलाफ हो, और ये माना जाता है कि सिजदा एवं प्रबोध और पारसी जो नरोज जो था ये किसके खिलाफ था? कुरान के खिलाफ था, इसलिए औरंगजेब इसका अंत कर देता है। ठीक है, अब देखिए इसके समय में ही एक महत्वपूर्ण घटना घटती है। देखिए इसके समय में एक महत्वपूर्ण घटना घटती है, वो घटना क्या है? मंगोलाई आक्रमण। देखिए इसके समय में जो है 1287 में भारत पर तीसरा अटैक हुआ। किसका? मंगोल का, यानी कि मंगोल का तीसरा अटैक हुआ। किस तरीके से? पहला किसके समय में हुआ था? इल्तुतमिश के। दूसरा किसके समय हुआ था? देखिए मसूद शाह के। और तीसरा किसके समय हुआ आपका? दूसरा बहराम शाह के। और तीसरा किसके समय हुआ? गयासुद्दीन बलबन के। देखिए ये भारत पर तीसरा अटैक था, लेकिन दिल्ली पर कौन सा अटैक माना जाता है? दिल्ली पर सेकंड अटैक माना जाता है। दिल्ली पर सेकंड अटैक, क्योंकि भाई पहला अटैक जो है वो सिंध से ही वापस चला गया था, इसलिए जो है भारत पर तीसरा, लेकिन दिल्ली पर दूसरा अटैक माना जाता है। ठीक है, तो ये पूछा जाता है कि 1287 में भारत पर किसने आक्रमण किया था? तो मंगोलों ने आक्रमण किया था। देखिए उस समय अब जो है इनका मंगोलों का मकसद जो था लूटपाट करना और दिल्ली पर कब्जा करना हो गया था। ठीक है, अब देखिए अभी मैंने एक लोह की बात बताई थी। देखिए वास्तव में लोह की नीति जर्मनी में किसने अप्लाई की? सबसे लोह एवं रक्त की नीति ये कहां से आई है? तो देखिए ये आई है आपकी जर्मनी से। आपने सुना होगा जर्मनी का एकीकरण किया था बिस्मार्क ने। और बिस्मार्क ने ही सबसे पहले जर्मनी में किस चीज की शुरुआत की थी? लोह एवं रक्त की नीति की। ठीक है, देखिए बिस्मार्क ने जो है जर्मनी का एकीकरण किया था, इसलिए भारत में जो है सबसे ज्यादा भारतीय जैसी रियासतों का एकीकरण किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया है। इसलिए भारत का बिस्मार्क किसको कहा जाता है? भारत का बिस्मार्क कहा जाता है वल्लभ भाई पटेल को। ये भी क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है कि भारत का बिस्मार्क कौन है? वल्लभ भाई पटेल है। और भारत का लौह पुरुष भी कौन है आपका? तो लौह पुरुष भी आपका कौन है? आपके वल्लभ भाई पटेल है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना, ये भी आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल। और देखिए आगे आने के बाद में क्या होता है? 1290 में जो है 1287 के आसपास जो है गयासुद्दीन बलबन की जो है। और हाँ एक चीज और सुनो, देखो जैसे ही 1287 में भारत पर तीसरा आक्रमण हुआ, दिल्ली पर दूसरा आक्रमण हुआ, इसका मंगोलों का। और मंगोलों के आक्रमण जो है मंगोलों के आक्रमण में जो है बलबन का एक बेटा मारा जाता है। जिसका नाम रहता है शहजादा मोहम्मद हसन। बेटा शहजादा मोहम्मद इसमें जो है मारा जाता है। अब देखिए वो व्यक्ति जो लोहे एवं रक्त की नीति का पालन करता था, आज उसका बेटा जो है मंगोलाई आक्रमण में मारा गया है। तो इसी वियोग में जो है उसकी भी मृत्यु हो जाती है। यानी कि अपने बेटे के वियोग में मरने वाला दिल्ली सल्तनत का एकमात्र राजा है, जिसका नाम है गयासुद्दीन बलबन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका पुट अप हुआ है कि गयासुद्दीन बलबन किस तरीके से मरा था? तो अपने पुत्र वियोग में मरा था। कैसे? क्योंकि मंगोलाई आक्रमण में जो है इसका बेटा मारा गया था। अब देखिए लास्ट में बेटा शहजादा मोहम्मद जो है इसमें जो है मारा जाता है 1287 में मंगोलाई आक्रमण में। और अगला जो अंतिम सुल्तान बनता है वो बनता है शमसुद्दीन कैमुर्स। अब देखिए दिल्ली सल्तनत में एक वंश आपका खत्म हुआ जिसका नाम है गुलाम वंश। गुलाम वंश में देखिए अंतिम राजा कौन है? अंतिम सुल्तान यह है आपका शमसुद्दीन कैमुर्स। पूछा जाएगा कि गुलाम वंश का सबसे अंतिम राजा कौन है? अंतिम सुल्तान कौन है? शमसुद्दीन कैमुर्स है। देखिए ये इतना अयोग्य था, इस अयोग्य का फायदा उठाते हैं खिलजी वंश के कुछ राजा। और किस तरीके से खिलजी में एक व्यक्ति निकल कर आता है, वो किस तरीके से जो है गुलाम वंश पर अटैक करता है, ये अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, और देखिए जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसको आप नोट बनाते रहना और अच्छी तरीके से इसको पढ़ते रहना। देखिए
कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा किसी भी एग्जाम में। मेरा पूरा वादा है कि कहीं भी अगर आप पढ़ोगे तो इससे ज्यादा गहराई से आपको नहीं मिलेगा। इसको पढ़ते रहें, देखिए, और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके।